गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एंडोक्राइनोलॉजी और न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में हमारे सिलेबस में टॉपिक है इथोलॉजी का, जिसकी इंट्रोडक्शन की आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सेंचुरी के अंदर ये कंसेप्ट दिया था कि एनिमल्स में जो प्रजनन करने की असीम क्षमता होती है, जिससे उनकी आबादी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अनुरूप वृद्धि करती है या ग्रो करती है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण इनके मध्य भोजन, आवास इत्यादि के लिए स्ट्रगल या संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। संघर्ष में वे ही प्राणी जीवित बने रहते हैं जो अपने नेचर के अनुरूप स्वयं को ढालने में सबसे सक्षम होते हैं। इस प्रकार प्रकृति उन ही प्राणियों की वृद्धि की पक्षधर है जो हर प्रकार से स्वयं को कारगर एवं दक्ष बनाए रख संघर्ष में विजयी होते हैं। बदलते एनवायरमेंटल परिवेश में प्राणी अनेकों प्रकार से रिस्पॉन्स या अनुक्रिया व्यक्त करता है एवं स्वयं को परिवर्तनशील माहौल में व्यवस्थित बनाए रखने हेतु निरंतर एक्टिव बना रहता है। यही इसका बिहेवियर कहलाता है। सामान्यतः बिहेवियर से मीनिंग है प्राणी द्वारा वातावरण एवं अपनी जाति के अन्य सदस्यों के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया या रिस्पॉन्स से होता है। प्राणियों के बिहेवियर के वैज्ञानिक अध्ययन को व्यवहारिकी या इथोलॉजी कहते हैं। प्राणी शास्त्र की इस शाखा के अंतर्गत किसी प्राणी विशेष का बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है। अतः विज्ञान की वह शाखा जो प्राणियों के व्यवहार की विशिष्ट अध्ययन या स्पेसिफिक स्टडी से संबंधित है, व्यवहारिकी या इथोलॉजी कहलाती है। व्यवहार शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में सकल स्वभाव एवं आचरण को प्रकट करने हेतु किया जाता है। प्राणी विशेष का स्वभाव एवं आचरण उसके एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, क्लोजली रिलेटेड रहता है। पर्यावरण या एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स जैसे कि जल, वायु, नमी, भोजन, ताप एवं अन्य प्राणियों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अतः किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन उसकी प्राकृतिक वातावरण या नेचुरल एनवायरनमेंट और हैबिटेट में किया जाना अपेक्षित है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी प्राणी का अध्ययन उसकी हैबिटेट कंडीशंस में किया जाता है को इकोलॉजी कहते हैं। ये स्पष्ट है कि प्राणियों का व्यवहार का अध्ययन इकोलॉजी से क्लोजली जुड़ा हुआ रहता है। किसी भी प्राणी को स्टिमुलस दिए जाने पर उसके प्रति वो रिस्पॉन्स का प्रदर्शन करता है। सामान्यतः किसी प्राणी द्वारा दिए गए उद्दीपन प्रति की गई अनुक्रिया के प्रदर्शन को बिहेवियर कहते हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो व्यवहार के अंतर्गत उन्हीं सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है जो बाह्य वातावरण एवं प्राणी के आंतरिक संवेदनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की जाती है। जैसे प्राणी द्वारा प्रकाश के प्रति दर्शाई गई रिस्पॉन्स एवं हार्मोनों के सिक्रीशन के फलस्वरूप की जाने वाली जनन से संबंध विभिन्न क्रियाएं। अतः प्रमाणित हो जाता है कि व्यवहार का निकटता संबंध जंतु की फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, जेनेटिक्स और एंडोक्राइनोलॉजी से भी है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन इसके कंपोनेंट्स को प्रभावित करते हैं। प्राणी के द्वारा इनके प्रति दर्शाई गई प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स प्राणी के व्यवहार को तो प्रदर्शित करती ही है, किंतु वातावरण के प्रति अडेप्टेशन को भी दिशा देती है। अतः बिहेवियर दिशा निर्दिष्ट या डायरेक्शनल क्रिया भी है जो प्राणी को वातावरण में बने रहने या सर्वाइवल हेतु आवश्यक होती है। वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण सभी प्राणियों में अनुकूलन तो होते ही है, किंतु म्यूटेशन एवं सामान्य विधि के द्वारा अनुवांशिक परिवर्तन भी होते हैं। ये अनुवांशिक परिवर्तन आने वाली संतति में भी प्रकट होते हैं। अतः प्राणियों में व्यवहार के कुछ लक्षण जन्मजात उत्पन्न होते हैं,
जिन्हें जंतु बिना सीखे प्रदर्शित करता है, जैसे मधुमक्खी के विभिन्न स्ट्रेन्स द्वारा प्रदर्शित क्रियाएं। कुछ तितलियां अपने पंखों पर रंगों का विन्यास इस प्रकार प्रकट करती हैं जो अन्य बुरे स्वाद वाले कीटों के समान होता है। ऐसा करने से जो शिकारी जंतु है जो इन तितलियों को खाते हैं, इससे ये तितलियां बच जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं मिमिक्राई या अनुहरण। बछड़े के उत्पन्न होते ही इसका मादा के स्तन से दुग्ध पान करना कुत्तों में सीखे गए विशिष्ट बिहेवियर का प्रदर्शन भी आनुवंशिक लक्षण है, जिसके आधार पर विशिष्ट गंध को सूंघते हुए ये किसी विशेष वस्तु या स्थान को पहचान लेते हैं। किसी जीन युग्म के आधार पर लक्षण विशेष का प्रभावी व्यवहार व अप्रभावी व्यवहार प्रकट किया जाना स्थापित सत्य है। उपरोक्त वर्णन द्वारा स्पष्ट है कि प्राणी विशेष के व्यवहार में हेरिटेबल एक्टिविटीज का योगदान भी होता है। अतः प्राणी के व्यवहार का संबंध प्राणी की जेनेटिक्स से भी निकट का है। सोशल इंसेक्ट्स जैसे मधुमक्खी, चींटी, दीमक में ये उत्कृष्ट प्रकृति का देखने को मिलता है। यद्यपि प्राणी व्यवहार के प्रदर्शन में आनुवंशिकी कारकों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस संदर्भ में डार्विन ने अपनी जिज्ञासा भी प्रकट की थी, परंतु वास्तविक कार्य फ्रांसिस गाल्टन द्वारा ही संपन्न किया गया। मानसिक लक्षणों की वंशागति की रूपरेखा इन्होंने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस एंड इंक्वायरी इनटू इट्स लॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस में प्रस्तुत की। इनके अनुरूप मानव में असामान्य मानसिक प्रबुद्धता ऐसे परिवारों में अधिक पाई जाती है जहां विलक्षण बुद्धि का गुण अपेक्षाकृत ज्यादा एक्टिव होता है, अर्थात सामान्य परिवारों में ये लक्षण कम ही देखा गया है। इस प्रकार बुद्धिमत्ता का स्तर मानव के दूरी के रिश्तेदारों में निरंतर क्षीण या वीक होता रह जाता है। गाल्टन के उपरोक्त प्रयोगों एवं निष्कर्ष के उपरांत व्यवहार की आनुवंशिक वंशागति पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए, परंतु सभी विचारों पर अभी भी कोई सामान्य सहमति नहीं बन पाई है। बिहेवियरल जेनेटिक्स पर विस्तृत व्याख्या फुलर और थॉमसन ने 1960 में अपनी बिहेवियरल जेनेटिक्स पुस्तक में प्रस्तुत की थी, जिससे इस क्षेत्र के अध्ययनों की रेलिवेंस एवं प्रामाणिकता को बल मिला। जीनों की अनेक प्रकार की प्रक्रिया से प्राणियों के व्यवहार में परिवर्तन का समावेश कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरल जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। प्राणियों के कुछ व्यवहार जीनों के द्वारा भविष्य की पीढ़ियों में स्थानांतरित किए जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो मधुमक्खियों की विशिष्ट प्रजाति जो है एपिस मेलिफेरा में देखने को मिलता है। रोथन ब्यूलर 64 में इस साइंटिस्ट ने इन मधुमक्खियों के स्वयं के छत्ते को स्वच्छ या क्लीन बनाए रखने के बिहेवियर का एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि कई बार मधुमक्खी के लार्वे किसी रोग के कारण छत्ते के जो चैम्बर्स होते हैं कोष्ठक में ही मर जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में सफाई बनाए रखने के लिए श्रमिक मधुमक्खी के स्ट्रेन ऐसे चैम्बर्स को खोलते हैं और मृत जीव को बाहर निकाल देते हैं। इसके विपरीत सफाई नहीं करने वाले जो स्ट्रेन्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, अनहाइजीनिक स्ट्रेन जिनको कहते हैं, ये कार्य नहीं करते। जब सफाई नापसंद करने वाले प्रभेद का सामान्य सफाई पसंद करने वाले प्रभेद का क्रॉस कराया जाता है, तो F1 के अंदर सभी सफाई पसंद स्ट्रेन उत्पन्न होता है, जिससे ये स्पष्ट है कि ये लक्षण सफाई पसंद प्रभेद पर प्रभावित है। जब इन हाइब्रिड्स का पैतृक सफाई पसंद करने वाले प्रभेद के साथ बैक क्रॉस कराया गया तो निम्न प्रकार के वर्कर उत्पन्न हुए। पहले तो वो थे जो मृत लार्वे वाले चैम्बर्स को खोलते हैं, परंतु मृत जीव को यहाँ से नहीं हटाते।
दूसरे प्रकार के वर्कर्स वो थे जो मृत लार्वे युक्त कोष्ठक को नहीं खोलते हैं, चैम्बर को नहीं खोलते हैं, परंतु कोई दूसरा इस चैम्बर को खोल दे तो मृत जीव को वहां से हटाकर छत्ते की सफाई करते हैं। तीसरे प्रकार के वो वर्कर्स थे जो ना तो मृत लार्वे को चैम्बर्स को खोलते हैं, ना ही वहां मृत लार्वे को वहां से हटाते हैं। उपरोक्त जो परिणाम है, रिजल्ट्स हैं कि दो एलील्स की उपस्थिति एवं उनकी डोमिनेंस व रिसेसिवनेस के आधार पर समझाया जा सकता है। सफाई नापसंद करने वाले जीन प्रभाविता दर्शाते हैं। इसके लिए वे श्रमिक प्रभेद जो यू एवं कैपिटल यू प्रकार की जीनी संरचना युक्त है, मृत लार्वे के वाले कोष्ठकों को नहीं खोलते हैं। यू से जो दिया है डू नॉट अनकैप, या अनकैप का मतलब कोष्ठकों को वो नहीं खोलते हैं। जो कैपिटल यू है यह प्रभावी जीन है। इसी प्रकार आरआर या आरआर जीनी संरचना वाले प्रभेद मृत लार्वे को कोष्ठकों से नहीं हटाते। आर से अभिप्राय डू नॉट रिमूव, ये भी प्रभावी जीन है। ये पहले वाले में दिखा है, ये हाइजीनिक और अनहाइजीनिक को किया है, तो इसमें जो F1 के अंदर नॉन हाइजीनिक आ जाएंगे और बैक क्रॉस के अंदर ये इस प्रकार के बन जाएंगे। ये दोनों कोष्ठक नहीं खोलते हैं, ये कोष्ठक नहीं खोलते हैं और लार्वे को बाहर भी नहीं निकालते हैं। ये कोष्ठक नहीं खोलते हैं, परंतु कोष्ठक खुला हुआ हो तो लार्वे को बाहर निकाल देते हैं। ये कोष्ठक खोलते हैं परंतु लार्वे को बाहर नहीं निकालते हैं। ये कोष्ठक खोलते हैं और लार्वे को बाहर निकाल देते हैं। थैंक्स।